गांधी के सपनों का भारत, जहां ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए आजादी से पहले बापू ने पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीण भारत में विकास की रफ्तार को तेजी से आगे बढ़ाने का जो सपना देखा, आजादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत हाशिए पर है। ऐसे में भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के उन बात को कोट करना ज्यादा जरूरी हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली से चला हुआ विकास का 1 रुपया गांव के पंचायत तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसा हो जाता। ऐसे में सरकार की योजनाएं उन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पाती? वो कौन सा मैकेनिज्म है जो मैकेनिज्म सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता? हमारी यात्रा ग्राम स्वराज पहुंची है समस्तीपुर के प्रखंड वारिश नगर अंतर्गत ग्राम पंचायत राज हांसा, जहां हम एक सामाजिक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, विजय कुमार सिंह जी से। विजय कुमार सिंह जी की बात अगर करें तो जैसा इनका नाम है विजय, ये विजय को उद्देश्य ना बनाते हुए अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में पिछले 25 सालों से मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित जो एक कविता थी उसको सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं। हम जान रहे हैं विजय कुमार सिंह जी से उनके सपनों का भारत ग्राम स्वराज कैसा हो। ये कि राजनीति में आने की क्या कौन सी वो बात थी जिस वजह से आपने एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में अपने आप को वहां लाना जरूरी समझा, और ऐसा लगा कि सामाजिक दायित्व का निर्वहन सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका के अलावा कुछ विशेषाधिकार के साथ राजनीतिक कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। सरकार की उन विकास योजनाएं उन लोगों तक पहुंचाने में एक राजनीतिक कार्यकर्ता ही उपयुक्त है। ऐसी कौन सी घटना थी जिसको लेकर आप राजनीति में आए, और राजनीति में आना क्या उद्देश्य है? राजनीति में आकर क्या सेवा देना चाहते? बंधु, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था उसी समय माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण का जब सुनने के लिए गया, उसी समय उनके भाषण से और समाज में जो परिस्थितियां देखी उससे दुख जो हुआ, उसके बाद मेरे मन में उद्देश्य आया मैं समाज में कुछ कर सकूं। वाजपेयी जी से संयोग से मेरी सर्किट हाउस में मुलाकात भी हुई, उनसे बातें हुई, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। तुमने जैसे व्यक्ति को जैसे आना चाहिए, समाज के कार्यों में हाथ बटाना चाहिए, राष्ट्र हित में काम करना चाहिए। उसके बाद से मुझे एक नशा सा हो गया। भगवान के दिया हुआ मेरे पास भोजन, वस्त्र, आवास का में मैं सक्षम था और मुझे उसकी कभी कठिनाई नहीं हुई। पर मैं एक शौक आ गया, जुनून आ गई। मैं समाज के गरीब तबके के लोगों का, समाज में जो प्रताड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं, उनकी अधिक से अधिक सेवा करके उनका दुआ ले सकूं। इसी उद्देश्य से मैं अपने समाज में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है, उसके खिलाफ जो अपराध था, मैंने अपराध के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारे लोगों को अपराध से सही रास्ते पर लाए, समझा बुझा करके, कुछ आदमी को दंडित करके, कुछ आदमी पर जैसे प्यार से समझा बुझा करके, कुछ आदमी को रोजगारों बना करके मैंने समाज के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। मेरा राष्ट्र हित में समाज को एक शिक्षाप्रद सही दिशा दे, इसकी प्रयास मुझे रही है। इसी उद्देश्य से मैं राजनीति कर रहा हूँ। कहीं से मैं 30 साल से राजनीति में हूँ, कहीं से मेरे ऊपर कोई दाग, अभी मैं 17 कैंडिडेट हूँ, उम्मीदवार हूँ हांसा पंचायत से मुखिया का, लेकिन 16 उम्मीदवार मेरे विरुद्ध कोई भी दाग नहीं निकाल पा रहे हैं, कोई आरोप नहीं निकाल पा रहे हैं। जबकि मैं 10 साल इस पंचायत में पंचायत समिति सदस्य के रूप में प्रखंड का नेतृत्व किया। प्रमुख कोई भी रहे हैं, लेकिन नेतृत्व लगभग मेरे ही द्वारा हुआ है, ये पूरा प्रखंड जानती है।
उस हालात में भी मैंने अपने आप को 5 रुपये का भी कहीं से ब्लेम आने का किसी जनता के द्वारा, किसी विरोधियों के द्वारा कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। ये अपनी छवि को बनाए हुए हैं, बना के रखते हुए मैं फिर से समाज के बीच अभी मुखिया प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद मांग रहा हूँ। अगर मैं मुखिया बनूं तो मेरा उद्देश्य है कि मेरा पंचायत जिला ही नहीं, प्रखंड ही नहीं, जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश में सबसे अव्वल मेरा जो है सो पंचायत हो और मुझे राष्ट्रपति जी के द्वारा पुरस्कृत किया जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरा सम्मान, मेरा कमाई, मेरा धन दौलत तब पूर्ण होगा जब किसी बड़ी उच्च स्तरीय पदक कुछ मिले, कुछ पुरस्कृत हो। मैं उसी उद्देश्य से मैं समाज के सेवा में अभी फिर से उतरा हूँ, एक जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए। जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूँ। जनता का सहयोग भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत बढ़ चढ़ करके मेरे प्रति लोगों की भावना बहुत ही अच्छी आ रही है। कोई भी आदमी मुझे कहीं से कोई शिकायत सुनने को नहीं आ रहा है। कोई भी आदमी मुझे मेरे बारे में कहीं कोई शिकायत कर रहा है तो ये शुभ संकेत जा रहा है। उम्मीद है कि जनता इस बार मुझे अच्छे से अच्छे मत दे करके अपने पंचायत का विकास का सोच बनाएंगे। मुझे महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय जो बड़े हर्षोल्लास के साथ 2016 में शुरू किया गया। अगर ऐसे बात करें तो प्लानिंग कमीशन की उस रिपोर्ट के आधार पर इस योजना बनाई गई जिसमें कहा गया कि ग्रामीण भारत की 80% आबादी स्वच्छ जल नहीं पी रहे हैं, जिससे उन्हें गंभीर बीमारियां होती हैं। इस बात को ध्यान में रखकर प्लानिंग कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर जब इस योजना को बिहार में लागू किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री ने इसे बिहार के सपनों का योजना कहा था। एक कार्यकाल हो जाने के बाद जल नल, गली नली और भी कई योजनाएं आज भी ग्राउंड जीरो पर लागू नहीं हो रहा है। आपके आने के बाद कैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों के बिहार को आप अपने नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे और कैसे वो 7 निश्चय योजना उन गरीबों तक पहुंचेगी, उन जरूरतमंदों तक पहुंचेगी जिनके लिए वो बनाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी योजना स्टार्ट की। इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं। इससे जनसाधारण का जो गरीब गुरुआ लोग हैं, गंदे पानी पीने से, कहीं आयरन युक्त पानी है, कहीं फोरेंसिक युक्त पानी है, कहीं बहुत ही जो है सो पानी का कहीं दिक्कतें हैं, आधा किलोमीटर से पानी लाना पड़ता था। उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी योजना चलाई। लेकिन हमारे प्रशासक तंत्र में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है और जो प्रतिनिधि हैं वो अपने क्षणिक लोभ में, थोड़ा सा की लोभ में उस योजना को साकार नहीं होने दिया। जहाँ कहीं भी जल नल योजनाएं शुरू हुई उसमें अधिकतर जगह आज भी शुद्ध पानी का उपलब्धता नहीं है। गलत ढंग से उस पास करा लिया गया, बोर्डिंग किया गया, अच्छे जल के स्तर पर नहीं किया गया, जिसके वजह से आज भी पानी का जो है शुद्धता की कमी। अब तो जो योजना हो गई है उसमें तो सुधार करना जो है बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास जरूर करूंगा उस योजनाओं का जांच करवाऊं, उस योजना को जो है पूर्ण रूपेण सही ढंग से लागू करवाऊं। जल नल योजना तो ये हुई। 7 निश्चय में गली नाली की योजना है, वो तो बिल्कुल ही किसी भी पंचायत में, मेरे पंचायत के खास करके किसी भी वार्ड में नहीं हुई। जो इस बार की जो बरसात हुई, जनता त्रस्त रही। पूरे बरसात अभी तो बरसात की लंबी अवधि भी थी। इस वर्ष अप्रैल से लेकर के सितंबर महीना तक बरसात रही। इतने लंबे समय तक मेरी जनता पानी में, कीचड़ में
विवश होकर के अपनी जीवन यापन व्यतीत किए हैं। इस बात से मैं बहुत व्यथित हूँ। मैं अभी पूर्ण रूपेण से इस बात का दृढ़ निश्चय लेकर के मैदान में आया हूँ, समाज के बीच आया हूँ कि निश्चित रूप से कुछ वार्ड में तो बहुत ही आसान इसका उपाय है, जहाँ की पानी का बहाव थोड़ी सी गली नाली की योजना को लागू अच्छे ढंग से व्यवस्थित ढंग से लागू किया जाए तो वहाँ पानी का लगाव बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन उसको भी मेरे पूर्व के जो प्रतिनिधि रहे हैं या पदाधिकारी रहे हैं, वो कमाव धन कमीशन के फेर में इस चीज़ को जो है अच्छी ढंग से लागू नहीं किया है। मैं निश्चित रूप से इस बार निश्चय किया हूँ अपने मन में, जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो अगले साल बरसात आने से पहले मैं कुछ जगहों पर तो निश्चित रूप से जहाँ की अधिक सुविधा है वहाँ निश्चित रूप से गली नाली का निर्माण, व्यवस्थित ढंग से गली नाली का निर्माण करके उस जल जमाव से निजात दिलाऊंगा। देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं रोजगार गारंटी अधिनियम बनाकर ग्रामीण भारत में रोजगार सृजन के अवसर बढ़ाने के लिए, लेकिन आज भी जिन लोगों को के लिए यह योजना बनाई गई, ग्रामीण स्तर पर अभी भी बिहार में पलायन की दर 43%। ऐसे में बापू को सच्ची श्रद्धांजलि कैसे दी गई? क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि जिन व्यक्ति के लिए योजना बना, आम सभा नहीं होते, आम सभा के द्वारा जॉब कार्ड बनाया नहीं जाता, मशीनों से काम होता है, तो क्या सरकार की योजनाएं उसे मशीनों से काम करवाने के लिए बनाई गई थी? आप अपने नेतृत्व में इन योजनाओं का कैसे सफल क्रियान्वयन करें? मेरे नजरिया से अगर देखा जाए तो ये मनरेगा योजना ही गलत है। इसका धरातल पर कभी न उतरा है और न उतर पाएगा। मनरेगा योजना में मजदूर को आज मजदूरी मिलती है 200 के लगभग। अब मजदूर आज के समय में मजदूरी लेते हैं 500 रुपया। उस हालात में मनरेगा में कोई मजदूर जाता नहीं, 200 रुपया में उस पर काम करने के लिए जाता नहीं। फलस्वरूप भ्रष्टाचार उसमें व्याप्त हो जाती है, नाम मजदूर का होता है और काम मशीन के द्वारा करा लिया जाता है, बस कमीशन के फेरी में। ये निश्चित रूप से है कि मैं तो ये कहूँगा, मैं अपने पंचायत के अलावे जिला में प्रदेश में भी घुमा हूँ, कहीं भी किसी भी मेरे हिसाब से कहीं भी किसी भी पंचायत में एक भी मनरेगा का योजना सही ढंग से संचालित नहीं हुआ। पूरे प्रदेश में कोई एक पंचायत, कोई एक वार्ड जैसे कोई है कि मनरेगा का योजना सही ढंग से संचालित हुआ हो, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। 200 रुपया मजदूरी पर आज के समय में कहीं मजदूर नहीं मिलता है और वो एक कागज का खाना पूरी किया जाता है मात्र। ये बिल्कुल गलत योजना है। रही बात महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने की, इसके लिए कुटीर उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, आज बिहार सरकार बहुत ही अच्छे शाहनवाज हुसैन जी का मंत्री बनाए है, उद्योग मंत्री। उनकी भी बहुत, मैं उनसे बात किया हूँ, उनका भी बहुत अच्छी सोच है कि मैं बिहार में उद्योग का जाल बिछाऊं और रोजगार की समस्याओं को दूर करूं। मैं शाहनवाज जी से बात भी किया हूं। मैं निश्चित रूप से मेरे यहाँ खास करके खादी ग्रामोद्योग का लगभग 5 एकड़ जमीन है। उस जमीन में खादी ग्रामोद्योग के बारे में अभी उन्होंने योजना बनाई है। मैं उस योजना को निश्चित रूप से लाने का प्रयास करूंगा और वहाँ रोजगार का अवसर को मतलब कहीं के रोजगार का अवसर लोगों को निश्चित रूप से प्रदान करूंगा। आधी आबादी है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि ग्रामीण भारत का विकास तब तक नहीं होगा जब तक आधी आबादी अपने घरों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और स्वरोजगार के अन्य अवसरों को नहीं अपनाएंगे। ऐसे में कैसे उनको ऋण योजना से जोड़ेंगे, कैसे ऋण शिविर लगवाएंगे, कैसे मुद्रा योजना का लाभ उन महिलाओं को दिलाएंगे, कैसे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को आप अपने क्षेत्र में बढ़ावा देंगे। एक आदर्श पंचायत बनाने के लिए, जैसा कि आपने अपने सपनों का जिक्र पहले ही किया है कि आपका उद्देश्य राष्ट्रपति पुरस्कार लेना है,
अपने पंचायत के उत्कृष्ट काम को दिखाकर, उत्कृष्ट योगदान देकर जो राष्ट्रपति पुरस्कार का सपना है, इसके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसरों को भी लाना होगा। ऐसे में उन महिलाओं के लिए आपकी क्या योजना है? बंधु, मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। मेरे यहाँ उस जमाने में जिस समय भारत सरकार के पास कोई फंड नहीं हुआ करती थी, किसी भी राज्य सरकार के पास फंड का अभाव हुआ करता था। उस समय मेरे यहाँ एक पंडित रामचंद्र उपाध्याय हुआ करते थे। वो नेता तो नहीं थे, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति थे। उनकी एक शिक्षा विभाग में अच्छे पदाधिकारी के रूप में जाने जाते थे। बिहार में बेसिक स्कूल, बुनियादी विद्यालय की स्थापना में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उनकी सोच थी गांधी जी के सपनों को पूरा करने का। तो उन्होंने मेरे यहाँ पर उस जमाने में, जिस समय रोजगार क्या कहे, लोग को कपड़ा जो है मिलता था राशन दुकान की तरह कंट्रोल करके, कोई रोजगार उन्मुक्त नहीं था, अकाल हुआ करता था। लोग आधा से अधिक आबादी एक शाम का भोजन कर पाते थे। उस जमाने में मेरे पंचायत में लगभग 1000 व्यक्तियों की रोजगार उद्योग बैठाए थे, खादी ग्रामोद्योग का। वो आज ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि पूरे बिहार में ही खादी ग्रामोद्योग का स्थिति जर्जर हो चुकी, जिस वजह से वो उद्योग समाप्त हो चुका। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं फिर से इस तरह का प्रयास करूंगा कि ऐसा उद्योग जो हम मेरे पंचायत में बैठे, मिले, स्थापित हो, जिससे महिलाओं और पुरुषों को भी, बेरोजगार युवकों को भी रोजगार मिल सके। रही लोन मुद्रा योजना या और रोजगारोन्मुखी ऋण के बारे में, मैं अब से पहले 2001 से 2006 तक, 2006 से 2011 तक पंचायत समिति के रूप में अपने पंचायत के आधे पंचायत का प्रतिनिधित्व किया। उस समय मैंने ऋण का शिविर लगा करके किसी भी किसान को बगैर एक दिन बैंक दौड़ाए हुए, बगैर एक दिन ब्लॉक दौड़ाए हुए, अपने दरवाजे पर, दूध सेंटर था बगल में, अपने दरवाजे के बगल में उस दूध सेंटर पर शिविर करा करके एक दिन में 150 लोगों का, फिर दूसरा शिविर लगा करके 150 लोगों का, 300 लोगों को बगैर 1 रुपया का कमीशन खोड़ी करवाते हुए ऋण दिलवाया था, जिससे किसानों को कृषि ऋण KCC के रूप में वो ऋण हुई थी। जो भूमिहीन है और बटाईदारी खेती करते हैं, गरीब तबके के लोग हैं, जिनको जमीन का कोई पेपर नहीं है, उनको लोन नहीं मिल पाता था। वो बटाई खेती करते थे, उनको पूंजी का अभाव होता था। वो ब्याज वाले लोगों के पास जाकर के, सूदखोरों के पास जाकर के शोषित होते थे। उनको मैं उस शोषण से निजात दिलाया और 300 आदमी को KCC का लोन दिया। कुछ लोग उसमें तो उसका जैसे दुरुपयोग किए, लेकिन अधिकतर लोग आज भी उस पैसे से खेती करते हैं और सरकार से बेनिफिट भी लेते हैं। उनको यदा कदा जब कोई आपदा आती है, उस आपदा का भी जैसे भरपाई उस लोन KCC के माध्यम से मिलता है। तो मैं ये योजना पहले भी करा चुका हूँ और निश्चित रूप से किसी भी बैंक का पदाधिकारी से मेरी संपर्क रहती है। मैं उन लोगों को बुला करके, शिविर लगा करके, जो रोजगारोन्मुख होंगे उनको निश्चित रूप से ऋण दिलाऊंगा और 1 रुपया का कमीशन खोरी भी नहीं होने दूंगा। ये भी मेरा वादा है, मेरा ये सपना है। पंचायत के विकास के लिए निश्चित रूप से इस तरह से काम करूंगा। बेरोजगारी के शिकार हैं, ऐसे में उन युवाओं को समाज के मुख्य धारा में कैसे लाया जाए? हाल ही में अभी वर्ल्ड यूथ फोरम ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह कहा कि देश की 70% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ऐसे में आज के युवा अगर नशे के आदी हो जाएंगे तो आने वाले जनरेशन पे इसका क्या असर पड़ेगा?
स्वरोजगार के अवसर नहीं है, युवा डिप्रेशन में है, सरकारी योजना जमीन पर लागू नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में क्या आप उन महिलाओं को ये लिए, जिस तरह से लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की बात आपने की, ग्राम उद्योग की बात आपने की, उस तरीके से उन युवाओं को उसमें जोड़ेंगे? निश्चित रूप से, खास करके मेरे पंचायत नशाखोरी का तो बहुत बड़ी शिकायत है। मैं इससे बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ, चिंतित हूँ। मेरे यहाँ एक देसी शराब भक्को कहते हैं, भक्को प्रचलित, भक्को का शिकार आदि बहुत सारे लोग हो चुके हैं। जानलेवा द्रव्य है, बिल्कुल जो सुना करते हैं यूरिया से या तरह का जो चीज खाद्य पदार्थ नहीं है उसका उपयोग करके उसका निर्माण किया जाता है, और उसके साथ गांजा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन युवाओं को रोजगार के लिए जब आ जाएगा तो उनके पास डिप्रेशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो काम में बिजी हो जाएंगे। अभी रोजगार नहीं होने की वजह से वो नशा के खिलाफ। बंधु, इसी बात को मैं व्यक्त कर रहा था। ब्राउन शुगर तक की मेरे यहाँ जैसे लोग आदि हो चुके हैं, वो तो मेरे यहाँ पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति। मैं इसके बारे में अपना जो सोच बनाया, उन लोगों को के बीच जा करके बैठ करके उनसे प्यार से पहले समझाऊंगा, ये बाबू ये आदि ये गलत चीज है, ये तुम्हारी नहीं आने वाले पीढ़ी को समाप्त कर रहा है। समझा करके निश्चित रूप से उनको रोजगारोन्मुख करूंगा, और बैंक से, उद्योग विभाग से, माननीय उद्योग मंत्री श्री शाहनवाज हुसैन जी से का कैंप करवाऊंगा। उनका सहयोग लेकर के उन लोगों को निश्चित रूप से मैं रोजगार की तरफ अग्रसित करूंगा, और ये नशा का आदि से मुक्ति दिलवाऊंगा। हो सके उसके बाद प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़े, मैं प्रशासन का भी सहयोग। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज ने ये कहा कि देश की 82% योजनाओं में भ्रष्टाचार है। इस बार भ्रष्टाचार का जो वर्ल्ड वाइड इंडेक्स होता है उसमें देश का नाम 6 अंक नीचे गिरा है इंडेक्स में। ऐसे में पंचायती राज संस्थानों में भी व्याप्त भ्रष्टाचार देखा जा रहा है, आम सभा तक नहीं होता। आपके आने के बाद कैसे भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में आपका क्या कदम होगा? ये तो वहाँ का आंकड़ा आपने बतलाया, लेकिन वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत में 82% नहीं 100% भ्रष्टाचार क्या है, जो वास्तविक स्थिति है। आम सभा की जहाँ तक बात होती है, मेरे पंचायत में तो 5 साल में मात्र 1 आम सभा हुई थी इलेक्शन के तुरंत बाद। उसके बाद जो आम सभा में कुछ आदमी आवाज उठाए, उनको केस करके उनको मुकदमा में डाल दिया गया, जेल भेज दिया गया। उसके बाद से दोबारा जो है एक तरह से समझिए एक अपना दबदबा बना करके आम सभा कभी किया ही नहीं, सिर्फ कागज पर अपना खाना पूर्ति करके कहीं बैठे ऐसे ही घर घर जा करके दस्तखत करा करके काम अपना खाना पूर्ति किया, काम का खाना पूर्ति करके निकाल दिया। अभी मैं निश्चित रूप से वार्ड सभा और ग्राम सभा 2 तरह से इसकी बैठक होनी चाहिए। 2 महीना के अंदर हर वार्ड में एक बैठक निश्चित रूप से करूंगा। जब उनको फुर्सत हो, मेरे वार्ड के लोगों को ग्राम सभा के समय जो है 10 बजे 11 बजे दिन में होते हैं, उस समय नहीं होगा, शाम में करना पड़े, सुबह में करना पड़े, उस तरह का व्यवस्था भी करना पड़े। मैं बैठक करके जन समस्याओं को लूंगा, उसको प्रस्ताव में लूंगा, और निश्चित रूप से उसी जनसभा के माध्यम से जो योजना आएगी, जो समस्याएं आएगी, उसका निदान करूंगा। भ्रष्टाचार मैं अगर आया अपने पंचायत में प्रतिनिधि के रूप में, तो मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूं कि ये हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड स्थापित करूंगा। कहीं से कोई एक भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे जीवन बलिदान भी देना होगा,
मैं दूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार अपने पंचायत में मैं अपने रखते हुए नहीं होने दूंगा। आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में आपने 25 साल यहाँ दिया है, आपको क्या लगता है कि वो कौन सी बातें हैं जो आपसे पहले एक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई भी जनप्रतिनिधि का ध्यान उस ओर आकृष्ट नहीं हुआ, और जनता के लिए वो चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जो आपने अपने सामाजिक जीवन में फील किया है। तो आप आने के बाद, जीतने के बाद, मुखिया बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद वो 5 काम प्राथमिकता के आधार पर कौन कौन सा करेंगे, या इसके अलावा और अपने घोषणा पत्र में कौन सा वो काम करेंगे जो आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने उस काम को नहीं किया है और जनता के लिए वो बहुत ही जरूरी है। चुनाव जीतने से पहले ध्यान तो रहता ही है जनता को क्या आवश्यकता है, हमारे क्षेत्र को, हमारे पंचायत को क्या की आवश्यकता है। वादा तो करते हैं लेकिन वादा निभाते नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि जनता जो है दारू, पैसा, मुर्गा के में अपने आप को लिप्त करके गलत जगह, गलत लोगों को वोट कर देते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं, जिस वजह से वो जटिल समस्याओं का जो मेरे पंचायत में चला आ रहा है उसका निदान उनसे नहीं हो पाता है। क्षमता ही नहीं रहता है, वैसे प्रतिनिधि जी के आते हैं, न उनका ऐसा सोच रहता है कि मैं इस जन समस्या का निदान कर सकूं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, 5 ही नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं अपने आप को दृढ़ प्रतिज्ञ हूं, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने देश में उस स्थित जटिल समस्याओं का समाधान किए हैं, कर रहे हैं, जो आज़ादी कहीं सैकड़ों वर्ष से मैं हिंदुस्तान का जैसे बदनुमा दाग बना हुआ था, चाहे वो कश्मीर समस्या हो, 3 तलाक समस्या हो, राम मंदिर हो, हलाला जैसी कुप्रथा को उन्होंने समाप्त करवाया। कितनी बड़ी जैसो ये शोषण थी महिलाओं का। मैं अपने पंचायत में भी ठीक उसी तरह की जन समस्याएं हैं, जिसका मैं सोच रखा हूं कि निश्चित रूप से मेरा आप लोग के आशीर्वाद से, मेरे जनता के आशीर्वाद से, जो मैं 25 साल का सेवा कार्य रहा है, उस पर जो मेरी पहुंच, मेरी जो संपर्क रही है, मेरी जो सर्किल रही है, उस सर्किल के सहयोग से वैसे समस्याओं का निदान कराऊंगा। इसमें सबसे प्रथम तो मेरे यहाँ अभी कोरोना काल गुजरा है। पूरे हिंदुस्तान में आप सबको ही वाकिफ है कि डॉक्टरों की कमी है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही जर्जर है। मेरा पंचायत भी उसी में आता है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, जो हमारे पुराने संपर्कीय हैं, उनके सहयोग से सबसे पहले मेरे यहाँ एक अस्पताल है जिसकी बहुत ही जर्जर हालात है। वहाँ जुआ का ताश का अड्डा बना हुआ है, मवेशी का जैसो बथान बना हुआ है, उसको एक अच्छे अस्पताल के रूप में परिणत करूँगा। वो मुझे विश्वास है, उसमें वो है कितनी अक्ल, कितनी बुद्धि, उसको मैं अपने प्रयास से निश्चित रूप से एक अच्छे अस्पताल का, जहां 24 घंटे डॉक्टर उपलब्ध हो, नर्स उपलब्ध हो, और सरकार की जो 116 तरह की दवाइयाँ, वो दवाइयाँ उपलब्ध हो। लोग मेरे यहाँ जो लोगों को लगभग प्रत्येक परिवार को 500 से 1000 रुपया महीना निश्चित रूप से क्वेट डॉक्टर के, ग्रामीण डॉक्टरों के द्वारा उनका जैसो उनके यहाँ बर्बाद होती है, जिसको मात्र 2 रुपये के पुर्जा में उस दवाइयाँ को मैं अपने जनता के बीच उपलब्ध करा सकूं। ये मेरा सबसे प्रथम प्रयास है। उसके बाद दूसरी सबसे जो मेरी सोच है व्यक्तिगत, समाज के उत्थान के लिए सबसे पहले समाज को शिक्षित होना अति आवश्यक है। मैं फ्री में अनुदान कितना भी अधिक से अधिक दे दूं, उससे मेरा समाज विकसित नहीं हो सकता। समाज को विकसित करने के लिए समाज के लोगों को खुद सक्षम बनाना मेरा एक प्रथम उद्देश्य है। इस उद्देश्य को पूर्ति के लिए
अब अभी नहीं तो आने वाला पीढ़ी मेरा शिक्षित हो और अपने बलबूते, अपनी सोच के बलबूते, अपनी ताकत के बल पर और अपना भविष्य बना सके, स्वयं बना सके, ऐसा समाज बनाऊं, ऐसा पीढ़ी बनाऊं। इसके लिए शिक्षा पर पूर्ण रूप में ध्यान दूंगा। मेरे यहाँ कई एक विद्यालय है, प्रत्येक विद्यालय में नियमित रूप से एक बैठक करके एक उच्च गुणवत्तापूर्ण, क्यों नहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सभी सरकारी संस्थान हैं। जब वहाँ की सरकारी संस्थान में अच्छी पढ़ाई हो सकती है, पूरे हिंदुस्तान के लोग वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं, तो मेरे यहाँ भी सरकारी संस्थान है, मेरे यहाँ क्यों नहीं जैसे उस स्तर की पढ़ाई होगी। मैं निश्चित रूप से अच्छे टीचर को यहाँ ट्रांसफर करवा करके लाऊंगा और उस पर पूरा का पूरा सहयोग करके मैं अच्छा से अच्छा शिक्षा दूंगा, ताकि दिलवाऊंगा अपने बच्चों को, ताकि वो अगले पीढ़ी मेरा एक सुसज्जित पंचायत को बना सके, रख सके, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। उसके अलावा किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसान तो सबसे ज्यादा पीड़ित है। इतनी सरकार किसान हल्ला करती है, उसके बावजूद भी किसान की समस्या अनंत है। 75% आबादी का किसान पर निर्भर करती है, किसानी संबंधित है, किसान हैं। उसके बावजूद भी उनके तरफ सोच जो है नहीं है। जो कुछ योजना है भी, किसान के लिए कुछ सोच है भी, तो वो पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार के काल का ग्रास हो जाते हैं। मैं निश्चित रूप से अपने किसान को समय पर पूर्ण रूप सरकारी दर पर खाद, चाहे मुझे उसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी से पर दबाव डालना हो या प्रदेश के मंत्री पर दबाव डालना हो, मैं निश्चित रूप से अपने किसान को समय पर उचित दाम में खाद उपलब्ध जरूर कराऊंगा। बोर्डिंग की समस्या है, वो किसान आज भी मेरे यहाँ लंबी लंबी पाइपें लगाते हैं, बिजली जैसे का मोटर वहां जाके लगाते हैं और लंबी लंबी पाइप लगाते हैं, वहां उससे पानी पटाते हैं। काफी दूरी पर बोरिंग है। मैं निश्चित रूप से प्रत्येक 2 बीघा से 3 बीघा के अंदर एक बोरिंग करवाने का प्रयास करूंगा। जो किसान इच्छुक होंगे, जितना बोरिंग करवा सके अपने क्षमता के, अपने क्षेत्र के अनुसार, मैं निश्चित रूप से उन लोगों का वो सरकारी अनुदान से बोरिंग दिलवाऊंगा और उनको बोरिंग तक बिजली पहुंचवाऊंगा। बिजली पहुंचवा करके उनको पानी का सुविधा, जैसे बोरिंग का सुविधा दिलवाऊंगा। यहाँ वो मेरे ही यहाँ नहीं, लगभग पूरे बिहार में है, नीलगाय का समस्या त्रस्त है। किसान फसल लगाते हैं, नीलगाय से फसल का बर्बादी बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। मैं सरकार से इसके लिए विशेष योजना कुछ बनाने का प्रयास करवाऊंगा। निश्चित रूप से जब मैं एक प्रतिनिधि के रूप में रहूंगा, तो प्रदेश के मंत्री लोगों से जो मेरी बात होती है, वहां अपने मजबूती से इस बात को रखूंगा और निश्चित रूप से वन विभाग से, कृषि विभाग से संपर्क करके इस समस्या के निदान के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। मैं पूर्ण रूप में वादा तो नहीं कर सकता हूं कि इसका निदान पूर्ण कर दूंगा, लेकिन रोकथाम करवाने का भरसक जो सरकारी कुछ प्रावधान भी इसमें बन रही है, मैं चाहूंगा उस प्रावधान का पूर्ण रूपेण कुछ उसकी राशि भी सरकार की तरफ से आती है, इसी योजना को पूर्ण करने के लिए इसका उपयोग मैं अपने किसान को करवाऊंगा। ये एक मेरा प्रयास निश्चित रूप से रहेगा। क्या यही लोकतंत्र है या कहूँ गणतंत्र है? तंत्र पर है तंत्र भारी, क्या जनता को ठगने का यही एक यंत्र है? ऐसे में तुम ही बताओ कहाँ जा रहा भारत का लोकतंत्र है? ऐसे में तुम ही बताओ कहाँ जा रहा भारत का लोकतंत्र है? चलते चलते उन युवाओं के नाम
जो कभी दुष्यंत कुमार कहते थे कि उठो युवाओं घर से निकलो, तुम्हें ही तो देश को बदलना है, फिर 5 साल के लिए तुम्हें ही तो छलना है, यूं न जागे अगर तुम तो खतरे में तुम्हारा कल होगा, तुम्हारा भविष्य बहुत ही निर्बल होगा, तुम्हारा भविष्य बहुत ही निर्बल होगा। सर, आपको कुछ कहना है फाइनली, जो आप कहना चाह रहे हो अपने उन जनता मतदाता मालिकों को, जिनको आप एक सोशल अवेयरनेस के तहत ये बताना चाह रहे हो कि आओ और क्या कर रहे हो? बंधु, मेरा सपना है, उस सपना को साकार करने के लिए मैं अपने पंचायत में आया। ये भली भांति मेरी जनता जानती है। मैं अपने जनता से यही अपील करूंगा कि आप खुद सोचे समझे, उसके बाद वोट कास्ट करें। आप सभी जानते हैं कि विजय सिंह, मेरी जनता सभी यह जानती है कि विजय सिंह क्या है, क्या कर सकता है, क्या क्षमता है। निश्चित रूप से मैं इस बात को निश्चित रूप से आप सभी जनताओं से अपील करूंगा कि अपनी सोच के अनुसार ही वोट करें। पैसा, दारू, मुर्गा, मीट का दौर पूरे अपने हमारे पंचायत में चल रही है। आप जो खाए पिए पैसा लिए, उसको भूल करके, उसको वोट के दिन बाथरूम में जा करके, उसको टंकी में डाल करके आप निश्चित रूप से उसको भूल जाएं और एक सही सोच से सही व्यक्ति को चुने। अगर मुझसे अच्छे कैंडिडेट अगर कोई हैं, निश्चित रूप से उनको वोट दें। पैसा पर मत दीजिए। मैं बार बार कहूँगा, वो आपको जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, वो आपको खरीद रहे हैं आज, कल आपको बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे। निश्चित रूप से वो व्यापारी हैं, वो सेवा करके भाव से नहीं, राजनीति को एक व्यापार के भाव से आए हैं करने के लिए। उन्हें आज पैसा खर्च कर रहे हैं, कल आपसे वसूलेंगे, आपको बेचेंगे, काम नहीं होने करेंगे। जो काम करेंगे भ्रष्टाचार से व्याप्त रहेगा। आप सबों से यही अनुरोध है, पैसा जो खाए पिए उसका भूल जाइए। मैं ये भी वादा करता हूँ अपनी जनता से, जो भी आदमी पैसा दिया है, अगर उसको वोट नहीं होता है, जो उसके मन में अच्छे व्यक्ति हैं उसको वोट करते हैं, उसके वोट के बाद वो पैसा देने वाला व्यक्ति यदि आकर के प्रताड़ित करता है, मैं पैसा दिया, मैं ईंटा गिराया, मैं ये दिया, मैं साड़ी दिया, मैं बांटा सब कुछ, उसके बावजूद भी आप मुझे वोट नहीं दिए, मैं मुझसे आप पैसा लिए वोट नहीं दिए, तो मैं वादा करता हूं विजय सिंह के टेलीफोन नंबर पर एक बार कॉल करें। 3 मिनट, मेरे पंचायत की जो दूरियां हैं उसमें मात्र 3 मिनट में मैं पंचायत के किसी भी कोने में पहुंचूंगा और उस व्यक्ति को सामाजिक दंड भी दूंगा और निश्चित रूप से उसको उसी समय कानून के हवाले करवा करके आपके समक्ष उनको सजा दे करके कानून से के हवाले करके निश्चित रूप से हवालात में डलवाऊंगा। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो कोई भी पैसा का खेल खेल रहा है उसको तो कम से कम एक भी वोट मत ही दो, मत ही दो, मत ही दो। आप अपने आप को मत बेचो। एक वीडियो चल रही है, उसमें आपने देखा होगा, एक बूढ़ा व्यक्ति गधा खरीद के लाने के लिए कह रहा है, गधा का कीमत 20,000 है और हम जो जनता हैं 5,000 में, 7,000 में, 2,000 में, 1,000 में अपने आप को बेच रहे हैं। ऐसा काम न करें। जब गधा 20,000 में नहीं बेच सकता है तो मैं अपने आप को क्यों 2,000 में, 5,000 में बेचूं? ऐसा बंधुओं मत करें। पैसा लेने वाले व्यक्ति, बांटने वाले व्यक्ति को निश्चित रूप से वोट नहीं दें। मुझे नहीं दें। निश्चित रूप से जो पैसा बांट रहा है उसको न दे करके दूसरे किसी को दे, ताकि लूटने के लिए जो आया है, आज खरीदने के लिए आपको आया है, कल बेचने के लिए जो का मकसद रखे हुए है, उसको सबक मिले, कोई दूसरा आदमी की खरीद बिक्री ना कर सके। आने वाले समय में भी किसी
भी व्यक्ति को इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान देंगे। यही मेरा अपील है, दूसरा कुछ नहीं कहूँगा। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ मेरी जनता निश्चित रूप से समझती है। मैं पिछले 25 साल से 24 घंटा 7 दिन जनता के समक्ष हूँ। आज वोट के समय बहुत सारे बरसाती मेढक की तरह समय राज वोट मांगने के लिए आपके बीच घूम रहे हैं। निश्चित रूप से 30 तारीख के बाद वो फिर आपका खोजने पर भी दर्शन नहीं देंगे। विजय सिंह जीते या हारे 24 घंटा 7 दिन आपके सेवा में तत्पर रहेंगे, यही मेरी जैसो कहना है। इसलिए बंधुओं, मेरा एक मुखिया के बैलेट पेपर के रूप में आज इस बार ईवीएम है, मशीन है। मुखिया के ईवीएम मशीन में 2 मशीन रहेगी। एक मशीन में मात्र 1 कैंडिडेट का रहेगा, एक मशीन में 16 कैंडिडेट का जैसे चुनाव चिन्ह रहेगा। उसके सबसे निचले भाग में एक हंसुआ चुनाव चिन्ह रहेगा, जो विजय सिंह का चुनाव चिन्ह है। हंसुआ गरीब मजदूर का छाप, हंसुआ जो गरीब मजदूर किसान का दैनिक उपयोग का चीज हंसुआ, वही हंसुआ छाप पर मुहर लगा करके विजय सिंह को अपने विकास के लिए, अपने पंचायत के विकास के लिए ही मत करें, ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। बंधुओं, मैं अपने जनता से यह अपील करना चाहूंगा कि आपका एक एक वोट आने वाले समय में आपके पंचायत को आपको एक उत्कृष्ट सेवा देगा, आपके पंचायत को एक आदर्श पंचायत बनाएगा। मेरा जो सपना है, जो अपने प्रखंड में नहीं, अपने जिला में नहीं, अपने प्रदेश में नहीं, अपने सारे देश में मेरा पंचायत अव्वल हो, यही मेरी सपना है। और मेरा सपना तब पूरा होगा जब मुझे एक अच्छी, पूरे देश में एक अच्छी पंचायत के रूप में मेरा पंचायत गिनती हो। यही मेरा सपना है, यही मेरा सपना है।